जीएस चैनल में। तो सी सेट के सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे, तो दृष्टि का हमने पहला टी सेट अपलोड कर दिया है। ये दूसरे नंबर का सेकंड टेस्ट है सी सेट का। तो सामान्य अध्ययन 2 है सी सेट का ये, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट है, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला इसमें है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करना है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, मैं जानती हूँ। क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं। बहुत सा पैसा लेकर करण अर्जुन घर पर लौटे। तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। निशा ने कहा कर्म ही पूजा है। तो सही कौन सा विराम चिन्ह जो यूज हुआ है, सही यूज हुआ है, तो पहले में यूज हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, मैं जानती हूँ। तो ए आंसर इसका ठीक है, बाकी सब गलत है। अब ये निशा ने कहा कर्म ही पूजा है, तो निशा ने कहा डैश कर्म ही पूजा, तो ऐसे इसमें होगा कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो ऊपर से कॉलन हो जाएगा। बहुत सा पैसा लेकर करण अर्जुन, तो कॉमन नहीं रहेगा, डैश रहेगा। करण अर्जुन अब आप अपने घर लौटे। क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं में ये रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, पहला ठीक है, ठीक है। दूसरा है बाढ़ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है में कौन सा वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, कर्ता वाच्य है, कर्म और कृत वाच्य है, कर्म वाच्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें जो है कर्म वाच्य है, सी आंसर सही है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता है। इस प्रकार उपरोक्त कथन में ये सी वाला कथन ठीक है, ठीक है। अगला है तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें विशेष और विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। तो कोई औरत आ रही है, वह बच्चा सुंदर है, मुझे तीखी चटनी पसंद है, राम बहुत मधुर गाता है। तो मुझे तीखी चटनी पसंद है, तो मुझे चटनी कैसी पसंद है, तीखी पसंद है, ठीक है। तो इसका सी आंसर ही सही होगा, ठीक है। क्योंकि विशेष से पूर्व प्रयुक्त होने वाला जो विशेषण होता है को विशेष से विशेषण कहते हैं, विशेष से विशेषण कहते हैं। तो विशेष से विशेषण हमको पहचानना था इसमें, ठीक है। तो विशेष से जो होता है, विशेष से पूर्व प्रयुक्त होने वाला जो विशेषण होता है उसको विशेष से विशेषण कहते हैं। तो इसका सी वाला सही है, क्योंकि चटनी के जो विशेष है चटनी है उसका विशेषण तीखा है, तो पहले हो गया, तो यही है, सी आंसर ठीक है। वाग्य धारा कौन सी संधि है, वाग्य धारा में कौन सी संधि है। तो वाक प्लस धारा बराबर होता है वाग्य धारा। तो इसमें व्यंजन संधि है, सी आंसर सही है, व्यंजन संधि है। पांचवा है इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है बताना है। तो मेरा, स्वयं, अपना, खुद। तो मेरा जो है ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता के लिए किया या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपना, खुद, आप, etc, ठीक है। तो ये सब होता है, तो इसमें ए आंसर सही है इसका। छठवां है पय शब्द निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। पय का एक अर्थ क्या नहीं है, पानी, पीना, अन्न, शक्ति। तो क्या नहीं है इसका, तो पीना पय का नहीं है, बी आंसर सही है। बाकी पानी होता है, अन्न होता है, शक्ति होती है, पय मतलब, ठीक है। तो पय की जो पर्यायवाची होती है पीयूष होती है, पानी होता है, अन्न होता है, शक्ति होता है, क्षीर होता है, गोरस होता है, ये पीना नहीं होता, बी आंसर सही है। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म चुनना है। तो नत का उन्नत होता है, प्रकृति का पुरुष होता है, योग का भोग होता है, शिरोमणि का चरण धूल होता है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो योग का विलोम जो वियोग होता है तो ये गलत है, सी आंसर इसका, योग का वियोग होता है। अगला देखते हैं क्या है, 8वें नंबर का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक युग्म बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ का वारीनाथ, सर का तोयद,
पयोद का पयोधर, घन का घटा। तो कौन सा नहीं है बताना है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो जो घन का घटा होता है ये नहीं है। बादल का पर्यायवाची में मेघ होता है, मेघा होता है, तोयद होता है, पयोद होता है, पयोधर होता है, घन होता है, घटा होता है, वरीनाथ होता है। जबकि सर जो होता है, सर तालाब का पर्यायवाची है। अतः अच्छा सर, डी नहीं, बी सही है इसका। सर जो है ये डी नहीं, घन घटा सही है। सर का जो तोयद है दिया है ये नहीं होता। सर का मतलब तालाब होता है, सरोवर मतलब तालाब। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, बी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लक्षणित अर्थ सही है? तो लोकोक्ति का जो अर्थ किसका सही है? तो तेल न मिठाई, चूल्हा धरी कढ़ाई, बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सही है, तो पहला ही ठीक है इसका। बी है, न सावन सूखा न भादो हरा, हमेशा गरीब बने रहना। नहीं, हर परिस्थिति में एक समान बने रहना ये मतलब है, हमेशा गरीब बने रहना नहीं है। लंका में सब 52 गज के, सभी ईमानदार। तो एक से बढ़कर एक होता है। लंका में सब 52 गज मतलब एक से बढ़ के एक, तो ईमानदार नहीं होगा। दाल भात से मूलचंद, सही न्याय करना। तो अवांछित हस्तक्षेप करना। दाल भात में मूलचंद, तो कहने मतलब है कबाब में हड्डी, तो हस्तक्षेप करना वही बात है। तो ए इसका सही आंसर है। 10वां है, इनमें से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव पहचानना है। तो कदली है, ओष्ठ है, अहिर है, अंगुली है। तो तद्भव हमको बताना है कौन सा है। तो अहिर जो है तद्भव है, सी आंसर। तो इसका अभीर होता है, जो अभीर वंश था वो एक तरह का यादव वंशी था, अहिर वंशी था। तो अभीर जो है, अभीर जो होता है उसको अहिर कहते हैं। अभीर जो तत्सम होता है, अहिर उसका तद्भव है। ठीक है, अगला है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो स्त्री, खंबा, क्षिति, तदुपरांत। तो कौन सा इसमें गड़बड़ है? तो खंबा है। तो खंबा का अशुद्ध वर्तनी कैसे होते हैं? खंबा होता है वो, सॉरी खंबा होता है, खंबा नहीं होता। तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अब 12 से 16 तक प्रश्न गद्यांश के आधार पर दिए हुए हैं, तो उसको बताना है। तो गद्यांश के ऊपर पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। गद्यांश को दिया हुआ निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और 12 से लेकर 16 तक के उत्तर गद्यांश पर आधारित हैं, उसको दीजिए। तो पढ़ लेते हैं। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी, निर्धन, सत्ताधीन, सत्तायुक्त, सत्तावान, निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतल की चाह रखते हैं। विद्वान का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्मसंयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिणाम स्वरूप दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्मसंयम का मार्ग अपने से बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं है। इंद्रियों के विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इकाइयों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकता है, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्मसंयम से फूटता है। उसका मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होता है। इसी मिठास के सम्मुख धन, संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर खारे पानी जैसा लगता है। तो इसमें क्वेश्चन 12वां है, पूछ रहा है आत्मसंयम का तात्पर्य क्या है, गद्य के हिसाब से बताना है।
गद्यांश के हिसाब से बताना है हमको। अपनी आत्मा पर नियंत्रण करना, अपनी भावनाओं पर का नियमन, अपने मन का वशीकरण, इंद्रियों के विषय में प्रति आकर्षण पर संयम। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसका डी सही है। डी दिया है, इसमें दिया था कि इंद्रियों पे संयम करना ही, जैसे दिखाता हूँ आपको। इंद्रियों के विषय में ये आत्मसंयम, किंतु मानव सांसारिक पदार्थों में इंद्रियों के विषय में प्राप्ति से आनंद ढूंढ रहा है, परंतु दुख में डूबता जा रहा है। तो आत्मसंयम का मार्ग में बहुत स्पष्ट है कि, तो आत्मसंयम का मतलब यही है कि इंद्रियों के विषय में अपना संयम करे। ठीक है, तो पहले 12वें का डी हो गया। 13वां का है सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है इसमें? तो सत्ताच्युत बी आंसर इसका ठीक है, बी वाला ही सही है। ठीक है, बी वाला ही ठीक है। अगला है आज का मानव जीवन को जटिल कैसे बना रहा है? तो सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, असीमित लालसाओं के पूरा करने की चाह में। तो कौन सा सही है? 14वें का सी दिया था गद हमारे उसमें पैसेज में कि संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में लगा हुआ है, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है मामला सारा। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या है? तो सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, न तो सुख दे सकते हैं न ही आनंद दे सकते हैं। सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते। तो सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते। तो डी आंसर सही है, सुख और आनंद में फर्क होता है। ठीक है। 16वां है भौतिक पदार्थ के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या होता है? मानवीय करुणा का कारण, मानवीय सुखों का मूल कारण, अमानवीय कृत्यों का कारण, मानवीय दुखों का मूल कारण। तो मानवीय दुखों का मूल कारण ये होता है। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। तो 16 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। तो देखिए आसान, कितना आसान था ये, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अगला है इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो किस शब्द में है? तो अंधाधुंध ये सही है, पोंडसी ये भी ठीक है, शिष्ट ये भी ठीक है, स्वादिष्ट में जो है ये गड़बड़ी है, स्वादिष्ट। तो डी इसका आंसर है। स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है कमेंट कर दीजिए। हिंदी भाषा में कौन सी उपभाषा नहीं है? तो ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो कौन सी नहीं है इसमें बताना है। तो स्वादिष्ट अब लिख ही देते हैं भाई, ने तो कहेंगे लिखा नहीं। स्वादिष्ट होता है ये, ट नहीं होता, ठ होता है स्वादिष्ट। ठीक है, तो बताइए कौन सी भाषा नहीं? 18वें का आंसर बताइए। तो हिंदी भाषा का उपभाषा नहीं है, तो ब्रज भाषा इसमें नहीं है, ये आंसर सही है इसका। ब्रज भाषा जो हिंदी की उपभाषा नहीं है, जबकि यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। तो जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियां में बुंदेली है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, दक्षिणी है और ब्रज भाषा भी आती है उसमें। ठीक है, तो ये सही है। 19वां है मालवी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मालवी जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मगधी, अर्धमगधी, मागधी है, अर्धमागधी है, सौर सैनी है। इनमें से कोई नहीं है, तो सौर सैनी है। ठीक है। 20वां है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य क्या है बताना है। तो कहिए मेरे से क्या काम है, और तो कहिए में वो ये रहे, कहिए ऐसे वो लिखते हैं, कहिए, ये परे का मंत्र होते कहिए। ठीक है, तुम तो अपना काम करो। तो 20 का सही आंसर है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। तो अराजकता बढ़ रही है, समस्या जो है इसका अंतर्निहित है, तो समस्या नहीं रहेगा यहाँ पे। समाज में अराजकता बढ़ रही है। डी है तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तो तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, ये रहेगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर से ये बी सही है इसमें, तुम तो अपना काम करो। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? समास से संबंधी अशुद्धि किस में है? तो उन्नतशील, निर्गुण, महाराज, यथाविधि। तो उन्नतशील शब्द में समास की अशुद्धि है, समास की। तो उन्नतशील शब्द में समास की अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप जो होता है उन्नतिशील होता है। ठीक है,
उन्नतिशील होता है, उन्नतिशील, ठीक है, ये होता है। तो ए आंसर सही है इसका। 22वां, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इच्छु है, उपवास है, ग्रहण है। तो इच्छु है, उपवास भी है, ग्रहण भी है। निठुर जो है यह तत्सम नहीं है, तद्भव है, ये निष्ठुर होता है उसका। तत्सम इसका निष्ठुर होता है, ठीक है। डी आंसर सही है। 23वां है, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कुछ भी असर न होना, पूर्णतः रच बस जाना, शर्मिंदा होना, मेहनत का बेकार होना। तो घड़े पानी भर जाना मतलब क्या होगा इसका? शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना सी इसका सही है, शर्मिंदा होना। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है बताना है। त है, द है, न है, ट है। तो कौन सा नहीं है बताइए? तो ड नहीं, डी वाला नहीं है, ट नहीं है। दंत, ट जो है तालू वाला है, तालू, जीभ हमारी तालू पे टच कर रही है। त में दांत से टच होता है, तो बोलिए। तो दांत से टच होता है। न भी दांत से होता है। द भी दांत से होता है। ट तो होता है तालू वाला है, तो ट है। डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो ट अक्षर जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मूर्धन्य आता है ये, ठीक है। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो कुंजूर तो हाथी का है, नाग भी हाथी का है, कुंभी भी है। तो कौन सा नहीं? तो इंद्र नहीं है इसका, ए आंसर सही है 25वें का। तो हाथी का पर्यायवाची होता है कुंजर, नाग, कुंभी, दंती, मतंग, वितुंड, गज आदि। जबकि इंद्र का पर्यायवाची अमरपति, देवराज, सुरेश, सुरपति और सचीपति होता है, ठीक है। अगला है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें पैसेज एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो पैसेज में क्या है? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हिसाब से करना है। देखते हैं। तो है, क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन द अर्थ एवरेज वेदर पैटर्न, ठीक है। प्राइमरली कॉज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल. This release the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and nitrogen oxide. Intensify the greenhouse gas effect and resulting in the global warming. The consequences of climate change are served, including rising the global temperature, melting polar ice cap and glaciers, sea level rise, and increase the frequency of extreme weather events like hurricane and droughts. These challenges also impact the agriculture productivity, water resource, biodiversity, and exacerbate the social and economical inequality, disproportionality affecting vulnerable populations such as low-income communities and developing countries. Addressing climate change require collective action at local, national, and international levels. Strategy including transitioning to renewable energy sources, improving energy efficiency, implementing the sustainable land use practices, and investing in climate resilient infrastructure. Effort must also focus on the adopting measuring to minimize the impact of human societies and natural ecosystems. Despite the challenges concerted global effect and policy intervention offer hope for mitigation the worst effect on climate change and creating a sustainable future. तो इतना बताया जाए क्लाइमेट चेंज से क्या क्या असर पड़ रहा है, कृषि पे पड़ रहा है, और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, सी लेवल बढ़ रहा है,
जो गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, डेवलपिंग जो विकासशील देश है उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमको मिलकर काम करना होगा इसको, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे। तो क्वेश्चन इसका है पहला कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी काज क्या है? वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन, वॉल्केनिक इरप्शन, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, नेचुरल फ्लक्चुएशन इन अर्थ क्लाइमेट। तो सी इसका आंसर सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसके क्या परिणाम है? तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर, डिक्रीजिंग सी लेवल, रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ए इसका सही आंसर है। अगला है व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सेलरेटेड यूज ऑफ पैसेज। तो क्या है इसमें, इसका आंसर क्या होगा? तो मेंटेन्ड होगा, अनचेंज होगा, कंटिन्यूसली होगा, स्लो डाउन होगा। तो क्या होगा इसमें? तो स्लो डाउन होगा इसमें, डी आंसर सही है, स्लो डाउन करना होगा। 29वां है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज। पैसेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, टू डिस्कस द सिग्निफिकेंट प्रोसेस बिहाइंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, टू हाईलाइट द consequences and cause of the climate change, to analyze the economic impact on a climate change mitigation strategy। तो क्या है इसमें, क्या कह रहा है पैसेज? तो पैसेज सी है, टू हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड काज ऑफ क्लाइमेट चेंज बता रहा है पैसेज हमारा। तो सी आंसर सही है इसका। तीसरा है व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये बताना है। तो कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग नहीं है, खत्म। रिफ्लेक्टिंग सोलर रेडिएशन भी गलत। ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सी आंसर इसका सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय अर्थ ओशियन, तो ये भी नहीं चाहिए। तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेनिंग अ ग्रामेटिकली एरर। तो पैसेज के थ्रू सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो 31वां है, कौन सा है जो इसमें चारों में सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली एरर है उसमें। तो पहला है सी हैज़ बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो पहला ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं लग रही है। बी वाला है दे आर गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो नाइट, ठीक है। दे आर है, ठीक है, दे आर गोइंग टू कंसर्ट टुमारो नाइट, ये भी सही है। सी है आई वुड ऑफ गॉन इफ़ आई हैड नो अबाउट इट। तो आई वुड गॉन, सी वाला इसमें गलत है, ठीक है। डी है द कैट सैट ऑन द मैट, तो डी वाला सही है। तो वुड ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, ये वुड ऑफ ही गलत है इसमें, यहाँ पे होगा वुड हैव होगा यहाँ पे, तो यही गड़बड़ी है इसमें, वुड हैव होगा, ठीक है। तो सी आंसर इससे गलत है। 25वां विच आर द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस का सिनोनिम्स क्या है? तो टिनी होगा, स्मॉल होगा, मैसिव होगा, लिटिल होगा। तो इनॉर्मस का क्या होता है? तो मैसिव होगा, इसका सी आंसर सही है। इनॉर्मस में विशाल होता है, विशाल, तो विशाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो मैसिव होता है, सी आंसर सही है इसका। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो चूज करना है हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो द टीम won द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर। तो टीम won द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर। तो बीच में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? तो हैव होगा, हैज होगा, ईज होगा, आर होगा, क्या होगा? तो हैज़ होगा, इसका बी आंसर सही है। द टीम हैज़ वॉन द चैम्पियनशिप ऑफ लास्ट ईयर, तो हैज़ होगा, ठीक है। तो बी आंसर ठीक है इसका। 34वां है, 34 नंबर क्वेश्चन है। तो इस वाले में जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। जो टीम है ये कलेक्टिव नाउन है, मगर एक सिंगल एंटिटी की तरह ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे, सिंगुलर एक्टिविटी की तरह। तो यहाँ पे जो वर्ब का
सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा हैज़, ठीक है, तो हैज़ होगा यहाँ पे। अगला है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डैश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्या होगा, दैट इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्या होगा, सी होगा, हिम होगा, वी होगा, दे होगा, क्या होना चाहिए, तो सी होगा, सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ए इसका सही है, स्टूडेंट इन द क्लास, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है विच आर द फॉलोइंग एडियम्स मीन टू मेक अ डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स, तो क्या होगा, जंप ऑन द बैंड वैगन, हिट द नेल ऑन द हेड, एड इंसल्ट इन इंजरी, ब्रेक द आइस, तो क्या होगा 35वें का, सी सही होगा, सी आंसर ठीक है इसका। एड इंसल्ट इन टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, सी सही होगा। 37वां है विच आर द फॉलोइंग करेक्ट ट्रांसफॉर्म टू डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो सी सैड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना, हमको डायरेक्ट स्पीच चाहिए तो इनडायरेक्ट में करना है, तो क्या होगा, तो सी सैड दैट सी इज़ गोइंग टू द मार्केट। अगला है सी सैड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट, सी वाज होगा, सी वाज गोइंग टू मार्केट, तो बी वाला ठीक है इसका, ठीक है। सी से दैट सी विल गो टू द मार्केट, तो नहीं, सी सैड दैट सी विल गोइंग टू द मार्केट, तो ये भी गलत है, तो इसका बी आंसर सही है, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस। द कैट सैट ऑन इट इज, क्या होगा इसका 37वें का, तो इट्स होगा, इट्स मैट होगा, ठीक है, तो बी आंसर सही होगा इसका, 37वें का बी आंसर सही होगा। 37वां होगा, फिर अब चलते हैं, 37वां हो गया, अब 38वां चलते हैं। अड़तीसवां है विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, आई वेंट टू द स्टोर bought and milk, bread and egg, तो विच आर द करेक्टली पंक्चुएट, तो ये सही नहीं है पहला, ठीक है। बी वाला है आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क ब्रेड एंड एग, ये भी गड़बड़ है। आई वेंट टू द स्टोर, ये वाला यहाँ गड़बड़ हो गया, एंड बॉट द मिल्क ब्रेड एंड एग, तो ये भी गड़बड़ हो गया। आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क ब्रेड एंड एग्स, तो डी वाला इसका आंसर सही है, ठीक है। 39वां है विच सेंटेंस यूज टू करेक्ट वर्ड, तो कौन सा करेक्ट वर्ड यूज किया 39वां का बताना है। पहला वी वेंट टू द बीच स्टरडे, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। सी बॉट टू मेनी ग्रोसरीज एट द स्टोर, तो मेनी ग्रोसरी ना, ग्रोसरीज होता है तो उसमें हो जाता है सारा चीज़, तो ये दूसरा भी गड़बड़ हो गया। सी आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो सी वाला इसका आंसर सही लग रहा है। दे आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। टू की जगह टी डबल होगा, टू होगा इस तरह से, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, तो यहाँ भी एक किया है, तो ये भी गड़बड़ है। 40वां है कि विच वुड मिस स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड, तो क्या इसमें गड़बड़ है, किसमें गड़बड़ है, कौन सा इसमें जो मिस स्पेल है, तो इसमें ए गड़बड़ है, रेस्टोरेंट जो गड़बड़ लिखा है ये गड़बड़ है इसमें, RESTARA यहीं पे गड़बड़ है, जो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है RESTARAUNT होता है, ठीक है। ये क्या क्या यू पहले कर दिया है, तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, मगर ये गड़बड़ है, तो ए इसका आंसर सही है। 41 नंबर का है
तो 41 नंबर का निम्नलिखित में से निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। तो कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया का कौन सा एक चरण नहीं है। तो समस्या की पहचान करना यह है, विकल्प की खोज करना, निर्णय को क्रियान्वित करना, दोष निशिष्ट करना। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो डी वाला नहीं है। दोष निशिष्ट करना ये नहीं है। असाइन ब्लेम न है, ये गड़बड़ है, ऐसा किसी को ब्लेम नहीं असाइन किया जाता। तो डी ये इसका गड़बड़ है। अगला है, यदि हिमांशु और राम 12 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं और राम अकेले उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो हिमांशु इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो राम कर सकता है इसको 16 दिन में, हिमांशु प्लस राम मिल के इसको कर सकते हैं 12 दिन में। तो दोनों मिल कितने दिन में करते हैं, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 16 3 48, 12 चौक 48, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल काम 48 है, तो कह रहा है हिमांशु इसको कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो H प्लस R इक्वल टू हो गया 4, R इसमें 3 है, तो H हो जाएगा 4 - 3 1 हो जाएगा। तो हिमांशु 48 दिन में करेगा, तो इसका बी आंसर सही है। हिमांशु 48 दिन में करेगा, क्योंकि एक काम एक दिन में वो कर रहा है, 48 काम है तो 48 दिन उसको लगेंगे। तो बी आंसर इसका सही है, 48 दिन में करेगा। ठीक है, 43 है, स्वाति एक विचार मंथन सत्र का नेतृत्व कर रही है। रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होता है। तो स्वाति एक विचार मंथन सत्र का नेतृत्व कर रही है, तो रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत सभी विचारों की समालोचना करना, एक निर्धारित कार्यसूची पर अडिग रहना और विषय से इतर चर्चाओं को हतोत्साहित करना, मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करना, पूर्वाग्रह से बचना और एक दूसरे के विचारों पर आगे बढ़ना, चर्चा में केवल सबसे वरिष्ठ सदस्य को शामिल करना। तो इसका सी आंसर सही है, 43वें का सी है कि यही एक सही है, प्रभावी तरीका यही है प्रोत्साहन करने का। ठीक है, 44वां देखते हैं क्या है। 44 है, संख्याओं का अनुपात 4.4 संबंध 5 है। यदि संख्या का योग 495 है तो छोटी संख्या क्या है। तो अनुपात वाली संख्या है, तो इसका जो है 4, इसको लगाते हैं तो 4x + 5 x इक्वल टू हो जाएगा 495, इसका योग है। तो 9x इक्वल टू हो गया 495, तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 55 हो जाएगा x इक्वल टू। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर पूछा है हमसे, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो 4x होगा। तो 4 गुणते 55 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो आंसर होगा 220, डी आंसर सही होगा इसका, 220 होगा। किसी निर्णय पूर्वाग्रह में हाल ही की घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिकतम महत्व देना शामिल है। किस निर्णयन पूर्वाग्रह में हाल की घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देना शामिल है। तो क्या होता है, एंकरिंग पूर्वाग्रह, पुष्टि पूर्वाग्रह, आसन्न पूर्वाग्रह, प्राप्यता पूर्वाग्रह। तो कौन सा पूर्वाग्रह है इसमें, तो आसन्नता पूर्वाग्रह है। रेसिनेसी बायस होगा ये, रेसिनेसी बायस। ठीक है, तो सी इसका सही है, आसन्नता पूर्वाग्रह होगा। 45वां का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 17% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल की कितने % की वृद्धि होगी। तो इसको तो आप लोग लगाए ही होंगे, सब लोग इसको बहुत तगड़े से लगाते हैं। तो नेट तभी जब इसकी त्रिज्या में r की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल क्या होता है सर्किल का, तो सर्किल का जो एरिया होता है πr² होता है। ठीक है, तो r 2 बार हो गया, तो मान लीजिए जो लगातार जो वृद्धि होती है या तो छूट होती है, तो उसी से लगा सकते हैं इसको 17%, फिर 17% की फिर से छूट हो गई, तो इस वाले फार्मूला से लगा सकते हैं x + y + xy/100 वाले से। तो कितना हो जाएगा, 1734 हो गया यहाँ से, प्लस 17 × 17/100 हो गया। तो इसको जब हम लगाएं सॉल्व करेंगे तो इसमें हो जाएगा 34 + 289/100, तो हो जाएगा 34 + 2.89 हो जाएगा, तो 36.89 आएगा इसका। डी आंसर इसका सही होगा, डी आंसर सही होगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इसको जैसे जो वृत्त के क्षेत्रफल में पूछा है कि कितना परिवर्तन होगा, कितना % का, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो r 2 बार हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए हम 17 को 2 बार 17% को 2 बार लिख लेंगे। 2 बार त्रिज्या में वृद्धि हुई है, तो 2 बार जो वृद्धि वाला फार्मूला होता है x + y + xy/100
100 तो इसी को हमने सॉल्व कर दिया सीधे मिला के, तो आ गया 36 डी आंसर इसका आ गया। ठीक है। 37वां, दबाव की स्थिति में अधिक प्रभावी निर्णय का उपाय क्या है? तो दबाव की स्थिति में अधिक प्रभावी निर्णय का उपाय क्या है? तो घबरा कर आवेगपूर्वक प्रक्रिया करना गलत है। शांत रहकर लंबी सांस लेना और गहन विचार पर ध्यान केंद्रित करना, ये सही है। दूसरों की राय लेने से बचना, ये गलत है। केवल अंतर्ज्ञान और भावनाओं पर भरोसा करना, तो ये भी गलत है। इसका बी आंसर सही है 47वें का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 3 धावक एक साथ सड़क पर समान गति से दौड़ते हैं। उनके कदमों की माप जो है 120 है, 132 है, 130 है। उनके बीच पुनः तालमेल बिठाने हेतु कितनी दूरी की यात्रा करनी होगी इनको? तो पुनः तालमेल बिठाना है इनमें, तो इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 120, 132, 130 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? तो जब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 17,160 आएगा ये। ठीक है, 17,160 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो इतना वो लोग चलेंगे, इतना सेंटीमीटर वो चलते हैं, तब उनको तालमेल बैठेगा। तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 कम कर देंगे तो 171.60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो 100 इतना हो गया, तो इसका आंसर सी हो गया 171.60 मीटर। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना था और कुछ नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने को ही है, बस एलसीएम निकालेंगे काम हो जाएगा अपना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, क्या कह रहा है कि कनिका विभिन्न दृष्टिकोण वाली एक विविध टीम की सदस्य है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के मत को सुनने और उनके मत के समावेशन को वह कैसे सुनिश्चित कर सकती है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को मत सुनने और उनके मतों का समावेशन में कैसे सुनिश्चित कर सकती है? पहला, सबसे प्रभावी मत को सर्वाधिक महत्व देना। टीम के प्रत्येक सदस्य की बात सक्रिय रूप से सुनना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। व्यक्तिगत राय के बिना आम सहमति बनाने पर ध्यान देना। निर्णय का कार्य किसी नामित प्रतिनिधि को सौंपना, तो इसका बी आंसर सही है 49वें का। ठीक है, डिसीजन लेने में ये काम करना चाहिए जो बी वाल में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 20 की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में 15% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो ये कंटिन्यूस वृद्धि 2 बार हो गई है। तो इसको भी उसी से लगा लेंगे, x + y + xy/100। समझ रहे हैं बात की नहीं? इसको भी उसी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 35 + 300/100। तो इससे से कट गया 38%, तो 38% की वृद्धि हो जाएगी। बी आंसर सही है, 38% की वृद्धि हो जाएगी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान रणनीति में एक जटिल समस्या को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना शामिल है? तो क्या शामिल है? तो परीक्षण एवं त्रुटि जांच करना, समस्याओं को खंडित तरीके से समाधान करना, अनुमान लगाकर जांच करना, क्रमिक तरीके से समाधान करना। तो कौन सा इसमें समाधान शामिल है? तो समस्याओं का खंडित तरीके से समाधान करना। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल लगाना, बी आंसर सही है इसका। अगला है 52 नंबर के क्वेश्चन जो है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5.5% का 55 है, तो 5.5% का 55 क्या है? तो कितना है? तो 5.5% का मानते हैं यक्स है, बराबर 55 है, तो यक्स हो जाएगा 55 बटे में 5/5 गुणित 100, तो हो गया 10, तो ये 1000 है। बी आंसर सही है इसका, 1000 है। ठीक है, 1000 है ये, बी आंसर सही है। अगला है समस्या समाधान में स्मार्ट एक संक्षिप्त रूप है किसका? स्मार्ट संक्षिप्त रूप किसका है बताना है आपको। तो इसमें देख लीजिए, इसमें समझ में आएगा। तो इस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, तो ये पहला ही ठीक है, इसमें पहला ही होता है इसका। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होता है। सब स्मार्ट का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे पूछता है। इंपॉर्टेंट का यही मतलब है स्मार्ट का, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। विशिष्ट, मापन योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। ठीक है, इसमें देखिए रणनीति है, सार्थक है, अनुकूल है, समाधान साधन है, संपन्न है, सामरिक है, तो सब नहीं है। ठीक है, वही सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक सफल समस्या समाधान में लचीलापन एक प्रमुख विशेषता है। ये बात सही है।
दूसरा है लचीलापन व्यक्ति को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने पर दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों सत्य है और जो आर है ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका आंसर सही है। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है सुनील एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रहा है और उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, उसे क्या सहायता मिल सकती है? तो समस्याओं को नज़रअंदाज करे और आशा करे कि यह अपने आप दूर हो जाए। अपने जानने वाले सभी लोगों से सलाह मांगे, चाहे उसे विशेषज्ञता कुछ भी हो, चाहे उनकी विशेषज्ञता कुछ भी हो। स्थिति पर चिंतन करें, संभावित कारणों की पहचान करें एवं संभावित साधनों पर विचार मंथन करें। समस्या के लिए स्वयं को दोषी ठहराए और मदद मांगने से बचे। तो कौन सा सही है इसमें? आपको ढेर सारा सही लग रहा होगा, सी सही है। स्थिति का चिंतन करें, संभावित कारणों की पहचान करें एवं संभावित समाधानों पर विचार और मंथन करें, इसका सी आंसर सही है। अगला है यदि जिराफ को शेर ठीक है, जिराफ शेर है, शेर को मछली कहते हैं, ठीक है, मछली को चूहा कहते हैं, चूहा को आम कहते हैं चूहा को आम कहते हैं, आम को सूअर कहते हैं और सूअर को पतंग कहते हैं। ठीक है, तो फिर इनमें से कौन पानी में रहता है? कौन इसमें पानी में रहता है बताइए? शेर, चूहा, सूअर, आम। तो चूहा रहता है, बी आंसर सही है। सूअर, इसमें चूहा जो रहता है वो पानी में रहता है। 56वां का बी सही है, चूहा, क्योंकि मछली को चूहा कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यात्मक स्थिरता का सर्वोच्चतम रूप दर्शाता है? कार्यात्मक स्थिरता का सर्वोच्चतम रूप दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो किसी समस्या पर बहुत अधिक सोचने तथा उसे और अधिक जटिल बनाने की प्रवृत्ति, निर्दिष्ट निर्देशों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से समझने में असमर्थता, पहले सामने आई समस्याओं के समाधान याद करने में कठिनाई, वस्तुओं को केवल उनकी विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों में देखना। तो डी इसका आंसर सही है। ये सर्वोत्तम रूप दर्शाता है कि वस्तुओं को केवल उनकी विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों में देखना ही एक कार्यात्मक स्थिरता को सर्वोत्तम दर्शाता है। ठीक है, डी आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक महिला अपने घर से 10 मिनट देरी से अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है जब वो अपने कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करती है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो यही बताना है कितनी दूरी है उसकी। तो इसको बेसिक तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो अज्यूम कर लीजिए कि जो दूरी है वो डी है, उसके स्कूल से उसके कार्यस्थल, घर से उसके कार्यस्थल की दूरी डी है, टी समय लगता है जाने में। ठीक है तो स्पीड हो जाएगी उसकी डी बटे में टी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मगर अब क्या हो रहा है उसको, तो स्पीड उसकी कितनी है, तो डी हमको निकालना, तो डी इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू स्पीड। ठीक है, तो डी निकालते हैं तो टी कितना हो जा रहा है इसमें, 10% देरी लग जा रही है उसकी, तो टी प्लस 10 हो जा रहा है। और जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो 10 हो गया, बट इसको 60 हम कर दे रहे हैं तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो एक ये कोई बन गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बन रहा है डी इक्वल टू 15x जो इसकी स्पीड है, टी माइनस 5 टी ज़्यादा लेट में जल्दी पहुंच जा रही है अपन 16। ठीक है, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम, जब इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वलिटी करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा 7/12 आ जाएगा। ठीक है, जब 7/12 को इस इक्वेशन में टी की जगह पर रख देंगे 7/12 को, तो डी हमारा निकल जाएगा, डी आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 15/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि पी का अर्थ यक्स है और क्यू का अर्थ माइनस है, मतलब गुणे है और इसका माइनस है, आर का अर्थ भागे है और यस का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति में
इसका मान क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा इसको बताना है हमको। तो इसको हम लोग बना लेते हैं इसको। तो 7 क्यू का मतलब है -7 - 5। ठीक है, पी का मतलब है इंटू 18, यस का मतलब है +3 और आर का मतलब भागे है बटे में 5। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 7 - 18×5 = 90 +3/5। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -82.4 आ जाएगा। तो बी सी इसका आंसर सही 82.4 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक का उदाहरण है। गैर मौखिक मतलब मुंह से बोलना नहीं है, तो ईमेल लिखना, बातचीत के दौरान मुस्कुराना, ऊंचे स्तर में बोलना, एक लिखित संदेश भेजना। तो गैर मौखिक में क्या है, तो बातचीत के दौरान मुस्कुरा देना। तो बी आंसर सही है, बातचीत के दौरान मुस्कुरा देना ही गैर मौखिक है। 61वां है, अल्टीमेट शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो व्यवस्थित करना है हमको, तो अल्टीमेट देखते हैं। अल्टीमेट, तो टी इसमें 2 बार है। ठीक है, एक अक्षर टी जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का फैक्टोरियल हो गया बटे में जो टी है 2 बार रिपीट हुआ तो 2 का फैक्टोरियल हो गया। इसको जब सॉल्व कर देंगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 2160। ठीक है, 20 160 आएगा इसका आंसर। बी आंसर सही है इसका, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल से कट जाएगा, इसलिए 2 नहीं लिखे यहाँ पे 2 भी लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल नीचे वाला कट जाएगा तो हट जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, 62वां क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हम इसका तो हो गया ना कि ये वाला बातचीत के दौरान मुस्कुराना, अनलिमिटेड का भी हो गया है कि 2100। तो अल्टीमेट का भी हो गया है, ये बी आंसर इसका सही था। अगला है 62 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी फीडबैक का उदाहरण है। तो इफेक्टिव फीडबैक का उदाहरण क्या है, तो सुधार के लिए सुझाव दिए बिना किसी की आलोचना करना, कार्यवाही योग्य सुझावों के साथ विशिष्ट रचनात्मक आलोचना करना, किसी के प्रदर्शन को नज़रअंदाज करना, बिना कोई विवरण दिए किसी को यह बात बताना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसका बी सबसे बढ़िया है कि कार्यवाही योग्य सुझाव के साथ विशिष्ट रचनात्मक आलोचना प्रदान करना। तो प्रोवाइड द स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विथ एक्शनेबल सजेशन। तो इंपॉर्टेंट बी वाला सही है, इसे फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, 63वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी टीम वर्क का प्रमुख घटक है। प्रभावी टीम वर्क का घटक क्या है, तो गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना ये नहीं होना चाहिए। प्रभावी टीम वर्क क्या है, टीम के सदस्यों का साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी सही नहीं है। खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना, बिना सहयोग के स्वतंत्र रूप से कार्य करना। तो टीम भावना में खुल और ईमानदारी से संवाद करना ये भी काम हो सकता है, सी आंसर सही है इसका। 64वां है, एक निश्चित कूट भाषा में 2 × 3 का अर्थ है 1, 3 × 4 का अर्थ है 5। तो समान कूट भाषा में 4 × 5 का अर्थ क्या होगा। तो 2 × 3 का अर्थ 1 है, तो बताना है 4 × 5 का मतलब क्या होगा। तो इसको ऐसे लगाना है, 2 × 3 = 2 लिख देंगे हम, 2 × 3 -2 + 3। ठीक है, 6 - 5 = 1 हो गया। इसको लिखेंगे 3 × 4 -3 + 4, 12 - 7 5 हो गया। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे हम। तो 4 × 5 -9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 - 9 11 हो जाएगा। तो ए आंसर इसका सही होगा। तो इस तरह से कूट था, इसको इस तरह से कूट बनाया गया था जैसे बताए हैं। ये पहले दोनों का गुणा किया गया, फिर माइनस करके दोनों को घटा दिया गया, दोनों को जोड़ के घटा दिया गया इसमें से, गुणे में से। तो गुणनफल में से, इस गुणनफल में से इनके योग को घटा दिया गया। तो ए आंसर सही है। 65वां है कि पारस्परिक बातचीत में तनाव को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो पारस्परिक बातचीत में तनाव को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है, पारस्परिक बातचीत में तनाव को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है
पहला है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने से बचें। गहरी सांस लें और शांत होने के लिए विश्राम तकनीक का उपयोग करें। अपने तनाव के लिए दूसरों को दोष देना और मौखिक रूप से आलोचना करना तो ये सही नहीं है। अपने तनाव को नज़रअंदाज करें और उम्मीद करें कि यह जादुई रूप से समाप्त हो जाए, तो ये भी नहीं सही है। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें पूरी तरीके से व्यक्त करने से बचें। तो पारस्परिक बातचीत में तनाव प्रबंधित करने का सबसे आसान तरीका यही गहरी। तो ए और बी में से कौन सही है, क्या लग रहा है आपको, बताइए। तो इसका बी वाला सही है कि गहरी सांस लें और शांत होने के लिए विश्राम तकनीक का उपयोग करें। तो बी आंसर ठीक है, 65वें का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो कौन नहीं है इसमें, तो 10978। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट अंक है अगर किसी का वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग अगर किसी कर रहे हैं तो कभी 8, 3 और 7 आता नहीं है इसमें। तो इस वजह से इसमें कोई उपयुक्त सभी है, सभी वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग किसी करते हैं, अगर मान लीजिए अगर 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 3 का क्या होगा, 9 होगा। 7 का क्या होगा, इसका भी 9 होगा। लास्ट 1 डिजिट 5 का क्या होगा, तो 5 होगा इसका। 6 का क्या होगा, तो 6 होगा। 8 का 4 होगा। देखिए कहीं भी आ नहीं रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 3 आ रहा है। तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, तो डी आंसर इसका सही है। ऊपर में कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 7वां है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 7.80 रुपये प्रति किलोग्राम मक्के को 8.20 प्रति ग्राम किलो के गेहूं के साथ मिलाकर 6 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण तैयार किया गया। तो वो अनुपात ज्ञात कीजिए कि अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपात वाला क्वेश्चन है। जैसे मिक्सर का लगाते हैं, तो पहले क्या किए, 780 मिक्सर बनाए हैं हम 6 रुपये वाला, और यहाँ पे है 820। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 2.20 यहाँ पे हो जाएगा 1.80। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 22, 18, तो 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 11.9 होगा, 11 समझे 9 होगा, तो ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट था ये 6 रुपये को दोनों मिश्रण मिला के हमको बनाया 6 रुपये का। तो फिर इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो 22 आ जाएगा या 18 आ जाएगा। इधर दोनों का करेंगे सॉल्यूशन तो निकालेंगे तो 11.9 आ जाएगा। तो ए आंसर इसका ठीक है। अगला है अदिति बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही है, वह घबराहट पर काबू कैसे पा सकती है और अपना आत्मविश्वास कैसे प्रदर्शित कर सकती है। पहला है वह दर्शकों से नज़र मिलाने से बचे और अपने नोट्स पर ध्यान केंद्रित करे। तेज़ी से बोले और अपनी प्रस्तुति को शीघ्र समाप्त करे, ये नहीं सही है। तैयारी करना, गहरी सांस लेना और गहरी सांस लेने की तकनीक का उपयोग करें और दर्शकों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी घबराहट को छुपाने के लिए वास्तव में हास्य और चुटकुले का ध्यान देते, ये भी गलत है। तो ए और सी इसमें सही लग रहा है। तो दोनों में से कौन सा सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया सी इसका है। ठीक है, 68 का सी आंसर सही है, सबसे बढ़िया यही है, इसी में यही सही सोल्यूशन है। ठीक है, अगला है एक दुकानदार 45 मीटर कपड़ा बेचा और 15 मीटर कपड़े की कीमत अर्जित की। तो 45 मीटर बेचा, एक दुकानदार ने 45 मीटर कपड़ा बेचा और 15 मीटर कपड़े की कीमत अर्जित की। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 45 मीटर बेचा तो 15 मीटर क्यों अर्जित किया। तो गेन परसेंटेज देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, गेन परसेंटेज क्या होता है, इक्वल टू होता है कितना बेचा, तो 15, तो परसेंटेज गेन होता है कि कितना कपड़ा की कीमत अर्जित किया अपन कितना बेचा माइनस कितना अर्जित किया। ठीक है, इंटू 100, इसी में निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15/30 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो 50% इसका ऑप्शन होगा सी आंसर ठीक होगा इसका। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है संचार में व्याख्या का उद्देश्य क्या होता है। संचार में व्याख्या का उद्देश्य क्या है। तो संचार में व्याख्या का उद्देश्य है वक्ता को भ्रमित करने के लिए नहीं, समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए। तो 20 का सही लग रहा है, समझ और सहानुभूति को प्रदर्शित करने के लिए ठीक है। प्रभुत्व जमाना नहीं, बातचीत में पुनर्निर्देशित करने के लिए, तो ये भी नहीं। तो बी सही, संचार में जो व्याख्या होती है उसका उद्देश्य होता है समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए। तो बी आंसर ठीक है इसका। अगला है 71वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
क्लोज एंडेड और बंद अंत प्रश्न का उदाहरण है। तो क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि उसमें हाँ या ना में आप जवाब देंगे, हाँ या नहीं, ठीक है। तो इसमें जवाब देंगे तो बंद क्लोज एंड का क्वेश्चन होता है वो। तो ए है, आप इस परियोजना के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, आप बताएंगे कि हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आप इसमें ये क्लोज एंडेड नहीं है। मुझे अपने अनुभव के बारे में और बताओ, क्या आपने रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली, हाँ या नहीं, ये आप कह सकते हैं इसमें। नवीन बजट प्रस्ताव पर आपके क्या विचार हैं? तो इसमें हाँ नहीं आप नहीं कह सकते, कोई ना कोई आपको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, यही क्लोज एंडेड है। इसमें हाँ या ना में जवाब देना है आपको। क्या आप अपनी रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली है, हाँ या नहीं कह देंगे आप, तो क्लोज एंडेड हो गया। अब इस समय में आप नहीं बताना पड़ेगा आपको, ज़्यादा सेंटेंस बोलना पड़ेगा तीनों वाले में, सी को छोड़ के। तो सी आंसर इसका सही है। 72 है कि एक कक्षा में 36 छात्र थे, एक छात्र 20 वर्ष का था, ने कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ गया। यदि इस कक्षा की औसत आयु 4 महीने कम हो जाती है तो नए छात्र की आयु क्या है, ठीक है। तो 36 छात्र थे, एक कक्षा में 36 छात्र थे, एक छात्र ने 24 वर्ष का था और ने कक्षा छोड़ दिया, 20 वर्ष का था, ने कक्षा छोड़ दिया, उसके स्थान पर नया छात्र आया, वो कक्षा की औसत को 4 महीने कम हो जाती है, तो नए छात्र की आयु क्या है। तो मान लेते हैं कि 36 छात्रों का जो एवरेज है वो x था, ठीक है। तो सब इनकी एज, तो 36 की एज हो जाएगी 36x, ठीक है। इतने इनका योग हो गया इनकी एज का, ठीक है। तो जब न्यू स्टूडेंट जो आया है तो उसने क्या किया कि इनकी एवरेज में 4 महीना कमी कर दी, ठीक है। तो जब ये y आ गया नया, तो क्या हुआ, एवरेज जो था पहले x था, अब वो -4 महीने हो गया, ठीक है। तो इसको वर्ष में बदल लेते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो ईयर हो जाएगा ये, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। ये 12 से भाग नहीं देते तो गड़बड़ हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटू 36 होगा, इंटू 36, ठीक है। तो अब क्या करना है, कब दोनों बराबर होना चाहिए, तो 36x माइनस जो 20 वाला गया है वो प्लस y जो आ गया वो बराबर हो जाएगा x - 4/12 इंटू 36, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, 12 × 36, तो 36x - 20 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 3x - 4, ठीक है। तो जिसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो एक गड़बड़ी यहाँ पे ये हुई है कि x ये 4 होगा, यहाँ पे 12 होगा, 4 के बाद 12 होगा, पूरे में नहीं 12 है, ठीक है। इसको गड़बड़ी यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो माना कि उनका जो एवरेज था x था, तो उनकी एज का योग हो गया 36x, ठीक है। कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो 36x हो गया उनका पूरा योग। जब नया आया है तो क्या किया इसने कम कर दिया 4 महीने, तो x - 4/12 इंटू 36 कर दिया आया जब ये, तो ठीक है। तो ये एवरेज भी किसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए ये पहले वाले के। तो 36x माइनस ये उम्र में से 20 वर्ष वाला चला गया ये, प्लस y वर्ष वाला आ गया इसमें, ठीक है, इक्वल टू इनका एवरेज का योग कितना हो गया, x - 4/12 इंटू 36 होगा, ठीक है। ये होगा ऐसे। तो अब यहाँ से निकालेंगे 36x - 20 प्लस y इक्वल टू 36 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 12 हो जाएगा और 12 × 36 होगा, तो 12 हो गया। तो ठीक है, ये वाला 36x - 12 होगा, तो 36x से 36x कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो y इक्वल टू 8 आ गया। तो पूछ रहा है कि कम हो जाती है, तो नए छात्र की आयु थी 8 महीने थी, 8 साल की थी, तो 8 इसका आंसर होगा, बी आंसर सही होगा इसका, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, 20 आंसर हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संचार या संवाद में आई मतलब मैं कथन का उपयोग करना उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मैं का मतलब क्या होता है, दूसरों पर दोषारोपण करना, व्यक्तिगत भावनाओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करना, अधिकार जताना, जिम्मेदारी लेने से बचना। तो क्या मैं का मतलब क्या है, तो 20 का सही है, व्यक्तिगत भावनाओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करना, ठीक है। जब संवाद करते हैं आप बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, तो अपने व्यक्तिगत भावनाओं को बताते हैं और दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं अपने, तो ठीक है। ये 74 नंबर का है, एक महिला एक पर्स को 1500 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ अर्जित करती है जितना वह 900 रुपये में पर्स बेचने पर
उसे उतनी ही प्रतिशत की हानि होती। वस्तु की मूल लागत क्या है? तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए। एक महिला ने 1500 रुपये में बेचकर पर्स को 1500 रुपये में बेचा तो उतना ही प्रतिशत की लाभ अर्जित की जितना 900 रुपये पे पर्स से बेचने पर उसे उतने की हानि होती। तो वस्तु का मूल लागत क्या है? तो इसका जो प्रॉफिट है इक्वल टू लॉस के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1500 माइनस ए इक्वल टू 900 प्लस ए होगा, ठीक है। यही इसका मूल्य होगा, तभी ना होगा। ए जो है यहाँ पे लॉस है, ठीक है। ए लॉस को माने लॉस या प्रॉफिट को ए मान लिए हम। तो 1500 रुपये में बेचा तो उसको उतना ही प्रतिशत का लाभ अर्जित की जितना 900 रुपये में पर्स बेचती तो उसको उतनी की हानि होती। तो ठीक है, तो इसके बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन के अनुसार तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 600, तो a इक्वल टू हो गया 300 रुपये, ठीक है। तो CP बराबर क्या होगा? तो CP बराबर होता है SP, CP माइनस SC इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे तो हमको प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, ठीक है। तो A इसको लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। तो CP इक्वल टू लिख सकते हैं SP माइनस A, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस कितना था? तो 1500 था और माइनस 300 इसका जो प्रतिशत का जो लाभ ली थी वो है, तो कितना हो गया? तो 1200 रुपये था उसका जो प्राइस था, उसके CP कॉस्ट प्राइस उसकी 1200 रुपये थी। तो ये इसका आंसर सही होगा। तो ये वाला अब अगर आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट इक्वल टू उसका लॉस है, तो ये वाला मामला आपको समझ में आएगा कि 1500 रुपये में से हम जो उसका जो फ़ायदा कमाई है उसको घटा देंगे तो जो 900 रुपये बेचती और जो फ़ायदा पाती तो उसके परसेंटेज के बराबर हो जाता। तो 900 रुपये प्लस ए हम जोड़ दिए जो उसमें घाटा हुआ था उसको, दोनों फंड बराबर हो जाएगा। ये उससे हम ए की वैल्यू निकालेंगे कितना उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर, इस वजह से ए मान लिए हैं। और CP माइनस SP इक्वल टू हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो अगर कास्ट प्राइस आपकी 10 रुपये है, आपने बेचा इसको 15 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस में, तो आपको कितना लाभ होगा? तो इसमें जो निगेटिव में आएगा तो लाभ वो पता चलेगा, क्योंकि SP हमने पहले लिखा है। तो इस तरह से आता है SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। और CP माइनस SP इक्वल टू लॉस होता है, ठीक। तो इसको कुल मिला के ये हम जो किए हैं तो आपको ये आ गया 1200 रुपये। तो ए इसका आंसर सही है, समझ लीजिएगा इसको 2 बार देख के। 75वां निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का उदाहरण है? सक्रिय श्रवण का उदाहरण क्या है? तो अपनी राय साझा करने के लिए वक्ता के बीच में रोकना, ये सक्रिय नहीं है। वक्ता के बोलते समय अपना सिर हिलाना, बातचीत के दौरान अपना फ़ोन जांचना, ये गलत है। समय की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेश की व्याख्या करना, तो समझ की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेश की व्याख्या करना, ये व्याख्या नहीं करना। ये वक्ता के बोलते समय अपना सिर हिलाना, ये एक एक्टिव नहीं, ये नहीं है। रुकिए एक मिनट इंग्लिश से पढ़ते हैं। तो पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स मैसेज टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग, हाँ डी इसका आंसर सही है, डी वाला सही है इसका, ठीक है। डी वाला एक्टिव जो लिसनर होता है, एक्टिव लिसनर की ये व्याख्या खासियत होती है कि समझ की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेशों की व्याख्या करना इसका होता है। तो डी आंसर इसका सही है। 76 का क्वेश्चन है कि आदर्श 10 किलो संतरा 60 रुपये में किलो की दर से खरीदता है। तो 10 किलो अगर 60 रुपये की दर से खरीदा है तो 600 रुपये का संतरा हो गया उसका की दर से। आदर्श 10 रुपये किलो की संतरा 10 किलो संतरा 60 रुपये की दर से बेचता है, तो 600 रुपये का बेचा। वो 12 किग्रा केले को संतरे के 4 रुपये से अधिक दर पर 8 किलो अंगूर को संतरे के 3 रुपये कम दाम पर बेचता है, तो उसकी कुल बिक्री कितने रुपए की थी? देखिए यहाँ घालमेल हो गया शुरू, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। तो उसने 10 किलो संतरा 60 रुपये किलो की दर से बेचा, तो 600 का संतरा बेच दिया। वो 10 केजी संतरा बेचा 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 600 का उसने संतरा बेच दिया, ठीक है। वह 12 किलोग्राम केले को संतरे से 4 रुपये अधिक दर पर बेचा है, ठीक है। तो 12 किलो केला बेचा है संतरे से 4 रुपये अधिक दर पे, तो 10 रुपये बेचा हो, तो 14 रुपये बेचा है 12 किलो संतरा, तो 4 रुपये अधिक दर पे बेचा है। तो 60 प्लस 64 रुपये, 64 गुणते 12, तो ये बेचा है उसने केला, है, ठीक है। अगला है कि 8 केजी अंगूर को संतरे से 3 रुपये कम दाम पे बेचा है,
तो संतरे से कम दाम पे 3 रुपये बेचा है तो वो कितना है, 8 किलो अंगूर को 3 रुपये कम पे बेचा है तो 60 रुपये, 3 रुपये कम 57 हो जाएगा, 57 इंटू 8 kg 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 रुपये कम पर बेचता है तो उसकी कुल बिक्री कितने रुपए की थी, तो बस गुणा करना है। तो 64 गुणते 12 इक्वल टू हो जाएगा 768, ठीक है। 57 इंटू 8 हो जाएगा 456। तब इसको तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जब तो 1824 आएगा, इसका 1824 आएगा। तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले रमेश सुरेश से 10 वर्ष छोटा था और 10 वर्ष पहले रमेश सुरेश की आधी उम्र का था, तो सुरेश का वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब प्रेजेंट एज ऑफ रमेश को हम आर मान लेते हैं, वर्तमान जो आयु है आर है, ठीक है। सुरेश की यश है, ठीक है, सुरेश की यश मान लेते हैं, उसकी आर मान लेते हैं। तो 5 ईयर एगो क्या होगा, 5 पहले क्या होगा, तो रमेश भी 5 वर्ष छोटा होगा, ठीक है। तो R-5 हो जाएगा। तो रमेश 5 वर्ष पहले रमेश सुरेश से 10 वर्ष छोटा था, ठीक है। तो रमेश जो था सुरेश से 10 वर्ष छोटा था, तो रमेश प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू यस माइनस 5, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। सुरेश में से अगर 5 वर्ष हम घटा दे रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो वो तो उसकी उम्र जो थी रमेश से 10 वर्ष बड़ी थी, ठीक है। तो रमेश उससे बड़ा था 10 वर्ष सुरेश से, तो R-5 प्लस 10 मतलब ये रमेश की उम्र है, ठीक है। और इक्वल टू कितने हैं, तो सुरेश -5 के। तो क्या है, 5 वर्ष पहले जो रमेश है सुरेश से 10 वर्ष छोटा था, तो जो रमेश है सुरेश से 10 वर्ष छोटा हो गया इसे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बन गया एक। अगला है और 10 वर्ष पहले रमेश सुरेश की आधी उम्र का था। अब 10 वर्ष पहले जाते हैं, तो R-10 हो गया। 10 वर्ष पहले क्या था, 10 वर्ष पहले रमेश जो था सुरेश की आधी उम्र का था, तो रमेश जो था वो सुरेश की यस-10 की आधी उम्र का था, ठीक है। 10 वर्ष पहले जो रमेश था सुरेश के उम्र का आधी वर्ष था, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसको दोनों इक्वेशन को, एक वाला और 2 वाला, तो इसमें हमको यस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यस इक्वल टू आ जाएगा, सुरेश का हो जाएगा उम्र 30 वर्ष आ जाएगी, प्रेजेंट एज 30 वर्ष है सुरेश की। तो सुरेश की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, सी आंसर इसका सही है, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है कि बाइक सवार से 10 के पास होंडा है, बाइक सवारों में से 10 के पास होंडा है, 10 के पास होंडा है, 20 के पास सुजुकी है, 20 का सुजुकी है। 4 बाइक सवारों के पास होंडा और सुजुकी दोनों है, 4 के पास होंडा और सुजुकी दोनों है। तो ज्ञात कीजिए कि इतने सवार के पास न तो होंडा है और न ही सुजुकी है, ठीक है। तो पता करना कितने के पास न तो होंडा है न तो सुजुकी है, तो कैसे पता चलेगा ये। तो यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं था, इंग्लिश देखते हैं तो आउट ऑफ 50 है, ये दिया है यहाँ पे। इंग्लिश वाले में देखिए, हिंदी में दिया ही नहीं है, सवाल सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आउट ऑफ 50 बाइकर राइडर, जो बाइक राइडर है 50 बाइक राइडर हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो गया, 34 के पास कोई ना कोई गाड़ी है इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइडर हैव आइदर होंडा या सुजुकी, तो मतलब कि जो होंडा या सुजुकी रखे ही हैं तो कितने हैं वो, तो 10 + 20 - 4 इक्वल टू 26 लोग ऐसे हैं जिनके पास होंडा और सुजुकी है ही, ठीक है। तो किसके पास कुछ नहीं है, तो 50 में से हम जब 26 घटा देंगे तो निकल आएगा कितना नहीं है, तो 24 लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो बी आंसर इसका सही है, 24 लोगों के पास न तो होंडा है न तो सुजुकी है। इसका सबसे बढ़िया निकालने का तरीका यही है कि निकाल लेते हैं कि किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ है, तो या तो होंडा है या तो सुजुकी है। तो कैसे निकालेंगे, तो होंडा को सुजुकी वाला दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। अब माइनस उसमें घटा देंगे, होंडा सुजुकी दोनों जो रखे हैं तो उसमें आ जाएगा किसी न किसी के पास जो है वो सब निकल आएगा। तो 26 आ गया, तो 50 में से हम घटा देंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। तो इसका बी आंसर सही है। अगला है कोमल दूर दराज के प्रतिभागियों के साथ एक बैठक का नेतृत्व कर रही है। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर कोई बैठक में स्वयं को सम्मिलित महसूस करे। तो दूर दराज के प्रतिभागियों के साथ एक साथ बैठक का नेतृत्व कर रही है, तो सुनिश्चित करे कि
बैठक में स्वयं को क्या तरीका है कि हर कोई बैठक में स्वयं को सम्मिलित महसूस करे। तो पहला क्या है, जल्दी बोले और समय बचाने के लिए प्रश्न पूछने से बचे, ये नहीं चाहिए। दूसरों को अनदेखा करते हुए भी नहीं है। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें, प्रश्नों को प्रोत्साहित करें और सभी प्रतिभागियों से सक्रिय रूप से इनपुट मांगे। दूसरा, मौखिक संवाद की अपेक्षा उन्हें चैट बॉक्स भी गलत है, तो सी इसका आंसर सही है। तो 79 का सी आंसर सही होगा। अगला है, परोल का कोट जो है RDTN है, RDTRN है, पुश का लोड है, कूट होगा। तो पुश लोड का कूट क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे P+2 तो हो जाएगा R, ठीक है। A+3 करेंगे तो हो जाएगा D, ठीक है। R+2 करेंगे तो T हो जाएगा, O+3 करेंगे तो R हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो 2 3 ऐड करना है इसमें, तो इसमें भी 2 3 ऐड करते हैं। तो इसमें भी 2 3 ऐड करना है बारी बारी से, ठीक है। तो करते हैं, P में 2 को जोड़ना है। P में जब 2 जोड़ते हैं तो क्या आया, R आ गया, तो इसमें R आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। U में अगर 3 जोड़ते हैं, जब U में 3 जोड़ेंगे तो X आ जाएगा, U+3 X होगा, ठीक है। S+2 जोड़ेंगे तो S प्लस कितना आएगा, तो U आ जाएगा, ठीक है। और H+3 करेंगे तो H+3 करेंगे तो K आ जाएगा। तो RXUK सी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से मिलाना है, बस देखना है कि कौन किससे कितना दूरी पे है, क्या क्या जोड़ने पे क्या क्या हो रहा है। तो 81 है, कोट को हम 9 8 6 7 के रूप में लिखा जा सकता है। पार्ले को 26 6 20 5 11 लिख सकते हैं। तो पोर्टल को हम किस कोड पे लिख सकते हैं, ठीक है। C को 9, O को 8, A को 6 और T को 7 अगर लिखे हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, जिनका जिनका जो जो कोड है वही लिख देना था। P का कोड कितना है, 22 है। A का कोड कितना है, तो 6 है। A का कोड कितना है इसमें, यहाँ पे भी 6 है। तो हमको O का कोड कितना है, 8 है, तो यहाँ O का लिख देना है। O का कितना है, 8 है, ठीक है। माइनस R का कितना है, R का 20 है। और T का कितना है, तो T का 7 है। तो 22 8 20 7, 22 8 20 7, ए आंसर सही है इसका, ठीक है। बस सबका कोड दिया हुआ है, बस उसी को रखना है उसमें। 82वां क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। तो मानते उसकी पुत्री की आयु X है, तो 4 वर्ष पहले जो है, तो 4 वर्ष पहले उसकी डॉटर की उम्र कितनी होगी, X-4 हो जाएगी 4 वर्ष पहले, ठीक है। तो मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु को 3 गुनी थी, तो 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। तो मोनिका की वर्तमान आयु क्या है, तो मोनिका की एज कितनी होगी, डॉटर की 3 गुनी थी, 3 × X-4 ये होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, क्या बता रहा है। अच्छा 5 गुनी दिया है भाई यहाँ पे, तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। तो 5X-4 हो जाएगा। वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान मान लीजिए आज है, तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में हम उसकी उम्र X माने थे, तो X+6 हो जाएगा। तो कितनी गुनी, 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो गई, गुणित 3 हो गया, ठीक है। उसकी मोनिका की आयु हो गई ये, मोनिका की, ठीक है। तो मगर 6 कितने का हुआ है, तो -4 से सीधे 6 पे गए, तो 10 वर्ष का अंतर आया बीच में, 10 वर्ष का, ठीक है। क्योंकि 4 वर्ष तो उधर गए थे 4 वर्ष पहले, प्लस वर्तमान से 6 वर्ष बाद पूछा था, तो 6 वर्ष ही हो गया, तो 10 वर्ष हो गया, ठीक है। ये 10 वर्ष क्वेश्चन में तो दिया ही है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू तो क्वेश्चन क्या होगा, तो 5X-4, ठीक है, ये वाला X-4 × 5 जो 5 गुना था, प्लस 10 वर्ष, ये 10 वर्ष जो वर्तमान से 6 वर्ष दूर गया है, इक्वल टू
कितना होगा 3x+6 होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला? ये 10 कहाँ से आया? 10 कब आया? क्योंकि जो वर्तमान आयु से वो पहले बोला कि 4 वर्ष पहले मोनिका की जो आयु थी उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी थी। तो 4 मान लिया वर्तमान आयु x उसकी पुत्री की, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? x-4 हो जाएगी। तो इसकी वो 5 गुनी थी मोनिका की आयु, ये मोनिका की हो गई, मोनिका की आयु हो गई ये। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद की उम्र बता रहा है कि x+6 हो जाएगी पुत्री की उम्र इसकी। 6 वर्ष इधर, 4 वर्ष इधर है, तो अभी यहाँ पे इस एज पे 6 वर्ष बाद उसकी पुत्री की वही x+6 हो जाएगी। मगर मोनिका की उम्र कितनी बताया है? 3 गुनी हो गई है, तो 3 गुना हो जाएगा। ये मोनिका है। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे? तो 5 इंटू x-4 करेंगे। ठीक है, प्लस जोड़ेंगे 4 साल ये और यहाँ तक पहुँचने के 6 साल ये, तो प्लस 10 कर देंगे इक्वल टू 3 इंटू x+6 ये होगा। ठीक है, जो ये लिखा हूँ मैं, तो यही पूरा ये लिखा गया इसीलिए। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 14 साल आ जाएगा। ठीक है, डॉटर की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो मोनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो जब x 14 वर्ष है तो मोनिका की वर्तमान आयु क्या है? तो किसी में हम रख लेते हैं, तो इसी में रख लेते हैं, ये वाले में। तो 5 इंटू 14 - 4 कितना हो गया? तो 10 हो गया, तो 50 वर्ष यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसकी मोनिका की उम्र कितनी होगी? 50 वर्ष हो गई। मगर वर्तमान का पूछा था, 4 वर्ष और जुड़ेगा तभी तो यहाँ वर्तमान आएगा, प्लस 4 और हो गया, तो 54 वर्ष उम्र होगी उसकी। तो बी आंसर सही है 54 वर्ष। बी आंसर सही 54 वर्ष की उम्र हो गई। 83 नंबर क्वेश्चन है कि किस शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी? तो कौन सा शताब्दी वर्ष है जिसमें फरवरी 29 की होगी? कैसे चेक करेंगे इसको हम? तो लीप ईयर जब होता है तो उनके जो लीप ईयर में ही फरवरी जो होती है 29 की होती है लीप ईयर में। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है जब वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये 400 से जब डिवाइड होता है तभी वो लीप ईयर होता है। तो देखते हैं 400 से कौन डिवाइड है? ये डिवाइड है 400 से? नहीं डिवाइड है। ये 400 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। ये 400 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। ये 400 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है। तो डी आंसर सही है इसका। ठीक है, डी वाला आंसर सही है कि 1600 में 29 की होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त पदों का सही विकल्प बताना है। तो BCD 24, CDE 60, EFG कितना होगा? तो इसको बताना, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें एक पैटर्न है। तो BCG कितना होता है? BCG का क्या होता है? B 2 हो गया, C 3 हो गया, D 4 हो गया। 4 3 12 24, इसी का गुणा है ये। CDE जो हो गया इसका गुणा हो गया। तो EFG क्या होता है? E 5 होता है, EF 6 होता है, तो G जो होता है 7 होता है। 6 5 30, 70 के 210 होगा। तो डी आंसर इसका भी होगा, 210 होगा इसका। ठीक है, अगला है श्रृंखला को पूरा करना है हमको। तो CA ED GG IJ, तो अगला क्या आएगा श्रृंखला? तो ठीक है, तो क्या करना है? तो दो तरह से इसमें सीरीज हमको लग रहा है बन रही है। तो 2 सीरीज बन रही है। C + 2 इक्वल टू E होगा, और A + 2 इक्वल टू A + 3 होगा, इक्वल टू D होगा। ठीक है, इसी तरह सब में है E + 2 है और D + 3 है, सब में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा I + 2 J + 3। ठीक है, तो IJK हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे होगा JKLM होगा, तो KM होगा इसका। 85 का A आंसर सही है, KM होगा। ठीक है, 2 सीरीज बने, C में भी जुड़ रहा है और A में भी जुड़ रहा है, तब नेक्स्ट वाला मिल रहा है। ठीक है, 86 है। क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा को बताना है। तो माउस को हम PRUQC लिख सकते हैं। तो कूट भाषा शिफ्ट को हम क्या लिख सकते हैं? तो माउस को क्या करना है? तो M में +3 जोड़े हैं, M + 3 तो P आ गया है। उसी तरह से O + 3 किए हैं तो R आया है। ठीक है, U +
जीरो किए हैं, यू प्लस शून्य किए तो यू आया है, और यस प्लस यस माइनस किए -2 तो क्यू आया है। तो ऐसे सबका लिख लेंगे। तो ई -2 किए हैं जब तो सी आया है। तो यही सेम सेम कर लेना है। सिमिलरली हमको कर लेना है, यस प्लस 2 करना है, नहीं यस प्लस 3 करना है, ठीक है, एच प्लस 3 करना है, आई प्लस 0 करना है, एफ -2 करना है, और टी -2 करना है। तो जो इसका आएगा यही बस सीधे लिख देना है इसका, एस प्लस 3, एच प्लस 3, यू, ये क्या है, आई प्लस 0, एफ प्लस -2 या टी -2। तो क्या आ जाएगा ये, तो ये एस प्लस 3 वी हो गया, ठीक है, और ये के हो गया, एच प्लस 3 के हो जाएगा, आई प्लस 0 आई हो गया, एफ -2 जो हो गया क्या हो गया, डी हो गया, और ये टी -2 हो गया, आर हो गया। तो वी के आई डी आर। तो ए आंसर सही है इसका, ठीक है। वही पैटर्न सीधे लिख के उसी को कर लेना है। अब 729 संबंध 9 डबल अनुपात है 512। तो कैसे इसको करना होता है, जो 9 का क्यूब करिए कितना होगा, 9 9 81 9 9 होगा, और 72 होगा, 9 और 72, ठीक है। तो 9 का क्यूब दिया है ये 729, 512 किसका क्यूब होगा, तो 8 का क्यूब होगा। तो बी हो गया 8, बी आंसर सही है इसका, 88 है। सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो 2a = 3e 5, तो दो दो गैप हो रहा है इसमें, ठीक है, ये अलग सीरीज बननी, 2 का गैप है, 2 का गैप है। तो 2 3 5 7, अब ये प्राइम नंबर तो नहीं बन रहा है, 2 3 5 7 तो 9 नहीं होगा, तब सीधे 11 होगा, और प्राइम नंबर बनेगा तो, ठीक है। तो प्राइम नंबर बनना है 2 3 5 7 11 होगा ये। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, प्राइम नंबर बन रहा है ये। तो अपने आप से वावेल है वो, ए ई ओ यू आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, वावेल बन रहा था ये। तो सी आंसर सही हो गया इसका। अगला है, आदित्य ने हिमांशी से कहा, कल मैं तुम्हारी दीदी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। तो कल हिमांशी ने कहा, हिमांशी से कहा, आदित्य ने हिमांशी से कहा, आदित्य है हिमांशी से कह रहा है कि कल मैं तुम्हारी दीदी की इकलौती बेटी, दीदी की इकलौती बेटी के इकलौते भाई, इकलौते भाई को हरा दिया था। आदित्य ने किसे हराया, कल तुम्हारी दीदी के इकलौते बेटी के भाई को हरा दिया। तो क्या है वो, दीदी ने दादी है, गलत पढ़ रहा था मैं। आदित्य ने हिमांशी से कहा कि कल मैं तुम्हारी दादी, मतलब तुम्हारी दादी का मतलब हो गया कि दादी हैं, तो उसकी बेटी डॉटर हो गई, फिर उसकी डॉटर हो गई, तभी ना उसकी दादी होगी। तो कल तुम्हारी दादी की बेटी को, दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। तो आदित्य किसे हराया, दादी इसके भाई को हरा दिया। तो क्या हो गया है वो, तो आदित्य क्या है उसका, तो हिमांशी के पिता ही है वो, बी आंसर सही है, ठीक है। तो हिमांशी का पिता ही था वो, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, हिमांशी के पिता। अगला है, अगर a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, a इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि पी आर की माता है। तो पी आर की माता क्या दर्शाएगा, तो माता के लिए क्या था, a माइनस बी वाला अर्थ है कि ए बी की माता है, तो p माइनस क्यू वाला ही होगा। तो बी आंसर इसका सही है। तो p माइनस क्यू जो है, पी ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की माता है, तो क्यू जो है पी की माता है, ठीक है। और इंटू इंटू क्या दिखा रहा है, ए बी का पुत्र है,
तो ए बी का पुत्र है बता रहा है, तो P माइनस क्यू इंटू डब्लू प्लस आर क्या दर्शाएगा ये? तो ए बी की माता है, तो क्यू जो है P की माता है, इंटू क्या दर्शा रहा है? ए बी का पुत्र है, तो डब्लू जो है क्यू का पुत्र है, प्लस क्या दर्शा रहा है? ए बी का पिता है, तो प्लस दर्शा रहा है कि जो आर है डब्लू का पिता है। तो ठीक है, तो पी जो है आर की माता है, तो ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। इसको आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पी है ये बी वाला ही आंसर सही है। पी इज द मदर ऑफ आर। ठीक है, अगला है 91 नंबर का। अमित की आयु 50 वर्ष, सुमित की आयु 10 वर्ष है, कितने वर्षों में अमित की आयु सुमित की आयु को 3 गुनी हो जाएगी? तो अमित की आयु 50 वर्ष और सुमित की आयु 10 वर्ष है, कितने कितने वर्षों में अमित की आयु सुमित की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में हो जाएगी बताना है। तो माना 10 वर्ष में, यक्स वर्ष में दोनों उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो 50 प्लस यक्स, तो किसकी उम्र हो गई? अमित की आयु है ये, तो अमित हो गया इक्वल टू सुमित की आयु को 3 गुना करना है, तो 3 10 प्लस यक्स, तो इतना थी सुमित की आयु थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 प्लस 3 यक्स 50 प्लस एक्स, 2x बराबर 20 हो गया, तो x बराबर 10 हो गया। 10 वर्ष में बी आंसर सही है इसका। 10 वर्ष में उसकी आयु दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में ये हो जाएगा 50, ये 10 वर्ष बाद ये 60 वर्ष का हो जाएगा, और अमित कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। तो 20 3 60, 3 गुनी हो गई। ठीक है, इसको अगर सॉल्व नहीं करते ऐसे भी निकाल सकते। ये 50 वर्ष है और ये सुमित 10 वर्ष का है, तो पूछता है कितने वर्ष बाद ये 3 गुनी हो जाएगी। तो आय 3 गुनी पूछा है वो, देखिए 3 गुनी पूछा है, तो ये 50 का है, ये 10 का है, तो 3 गुना कब होगा? तो अगर ये 10 वर्ष बढ़ाते हैं दोनों में तो ये 60 हो जाएगा, प्लस 10 किया हमने तो 60 हो गया ये, और 10 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 3 60 हो गया, 3 वर्ष बड़ा हो गया, तो 10 वर्ष हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए एन टी को 350 लिख दिया हमने। ठीक है, और स्कैन को 180 लिख दिया, तो मोल को क्या लिखेंगे? तो ए एन टी को 150 कैसे हो जाएगा? तो 1 हो गया प्लस 14 हो गया प्लस 20 हो गया, तो 350 कैसे हुआ? तो 14 और 20 के 34 हो गया, 35 हो गया, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 350 हो गया। ठीक है, वैसे ही इसका हम करते हैं। तो सी हो गया 3 प्लस 1 प्लस 14, कितना हो गया? 14 15 3 18 हो गया, 18 गुणते 10 कर दिए तो 180 हो गया। फिर तो से मोल हो गया 13 प्लस वो कितना होता है? 13 प्लस 15 प्लस एल हो गया 12 प्लस 5 हो गया ई, तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 45 हो जाएगा ये, गुणते 10 450 हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला है 11 का संबंध 145 से है और 13 का संबंध 197 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध किससे है? तो 11 का संबंध 145 से कैसे हो गया? तो इसको निकालना पड़ेगा, संबंध आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा ये? तो 11 इसको हम करते हैं, 12 का स्क्वायर हो गया, 12 12 में 144 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 145 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का नेक्स्ट वाले का स्क्वायर करके 1 जोड़ना है। ठीक है, उधर का 13 है, 13 13 169 हो गया, 14 14 कितना होता है? तो 14 का स्क्वायर प्लस 1, 14 14 196 प्लस 197 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा 13 का क्या होगा? 17 का पूछा है, तो 19 का करेंगे हम, 19 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं 19 का 18 होगा ना, 17 है तो 18 होगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, तो ऐसे करते हैं हम कि 11 को क्या कर देते हैं, 145 तो 12 यहाँ कर लेते हैं, तो प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, बस यही हो गया। तो मैं तो उसी तरीके से इसका हो जाएगा, एक नज़दीक में ए 324 आ रहा था, ए इसका आंसर सही हो जाएगा 324। इसको छोड़ दीजिए ये वाला,
324 इसका आ रहा है नज़दीक वाले में। तो 12 में से 44 + 1 हो गया। तो इस ऑप्शन में इसको 25 करना चाहिए, 325 यहाँ करना चाहिए था, मैं 324 ही दिया है ये। ठीक है, तो 325 ऑप्शन ही नहीं है, तो यही नज़दीक में, तो इसी के ए आंसर सही कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अगला है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद को बताना है। तो 4/9 है, 9/5 है, 14/5 है, 19/5 है। तो नीचे वाला तो बढ़ने आगे वाला ही घट रहा है, 14 5 का गैप हो गया। ठीक है, 5 और 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 कितना होगा, वही आंसर होगा 24/5 होगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाराणसी को 850 लिखा, तो मथुरा को क्या लिखेंगे। तो वाराणसी को 150 लिख लिया। ठीक है, तो वाराणसी को पूरे को जोड़ लेते हैं हम। तो बी का 22 हो गया, प्लस ए का 1 हो गया, 22 हुआ, प्लस 1 हुआ, प्लस 18 हो गया, फिर से 1 हो गया, फिर 14 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 19 हो गया, फिर से 9 हुआ। तो टोटल जोड़ते हैं तो 8 2 1 3 8 8 3 11 12 4 16 17 17 9 7 16 26 9 9 6 15 5 हो गया, 85 आ गया। ठीक है, मूर्ति 10 कर लेते तो 850 हो गया है। ठीक, तो यही करना है, इसको जोड़ के टोटल इससे सम करके और 10 से गुणा कर देना है। उस तरह मथुरा का बना लेते हैं। तो मथुरा कितना हो जाएगा, तो 13 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 21 हो गया, प्लस 18 हो गया, प्लस 1 हो गया। तब जब सबको जोड़ते हैं तो 13 1 कितना 20 18 5, तो टोटल अगर जोड़ रहे हैं तो ये 82 आ जा रहा है। ठीक है, तो 82 का 10 कर देते हैं तो 820 हो गया। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा 820। तो जोड़ के उसे 10 से गुणा करना था और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी आदमी एक काम को 200 दिन में पूरा करते हैं और 20 अतिरिक्त आदमियों को शामिल करने के बाद में काम 50 दिन में पूरा हो जाता है। तो उसी कार्य को 100 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो पी इंटू 200, ठीक है, इक्वल टू, तो M1D1 का जब फॉर्मूला है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, इसी पे सॉल्व करते हैं। तो P इंटू 20 हो गया इक्वल टू P + 20 इंटू 150। तो P आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर 200 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 अतिरिक्त आदमियों को शामिल होने के बाद में काम 50 दिन पहले पूरा हो जाता है। 50 दिन पहले मतलब 200 दिन में होता था, तो 50 दिन पहले 150 हो गया। उसी कार्य को 100 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया। तो इतना, ये तो इक्वेशन समझ में आ रहा है ना, P + 2 = 150 कैसे हुआ। तो 150 हुआ, 50 दिन पहले पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो P = हो गया 60, इसमें आ जाएगा, सॉल्व करने पे 60 आ जा रहा है। P = 60 आ गया। ठीक है, जब 60 आ गया, 60 आदमी, तो 60 आदमी 200 काम को 60 गुणते 200, ठीक है, इंटू इक्वल टू हो जाएगा कितना। तो मान लेते हैं कि तो यक्स दिन में पूरा होता है काम। तो उसी काम को 100 दिन में पूरा करने के लिए कितने, मान लो यक्स आदमी की ज़रूरत पड़ गई, गुणते 100 डे। ठीक है, सीधे इसका लिख लेते हैं ना। तो 60 आदमी गुणते 200, तो जितना 60 आदमी मिल के काम का 200 दिन में पूरा कर रहे हैं, इक्वल टू हो गया एक्स आदमी 100 दिन। ठीक, तो 100 से इसको काट दें, 2 हो गया, 120 हो गया। तो एक्स = 120 हो गया। ठीक है, तो 120 आदमी होंगे जो 100 दिन में पूरा कर लेंगे। तो बी आंसर सही हो गया इसका, 120 आदमी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछ देगा, आसान क्वेश्चन है एकदम से। 120 आदमी होंगे। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका इसे ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो 1 2 3 इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 25 27 लिख लिए। ठीक है, अब मिडिल टर्म इसे ढूंढ लेते थे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। तो 8 8 गिरे तो 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 10 आंसर आएगा। डी आंसर सही है। इसका मिडिल है 10, तो डी आंसर सही है। माध्यमिक है, माध्यमिक का 10 होगी इसकी। 98 यम और यन का अनुपात 5.5/3 है। उसके घन का अंतर जो है 2646 है। तो यम यन का मान कितना है? ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको? तो 5x कर लेते हैं इसको और 3x कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो m3 माइनस n3 इक्वल टू 2646 है। तो 125 mx³ माइनस 27x³ इक्वल टू 2646। ठीक है, ये मान यहाँ रख दिए इसका यम का। ये 5 वाले मान हटा के यहाँ पे एम के यहाँ इसको रख दिए हैं। ठीक है, अब हो गया कितना? तो 98x³ हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे जब, तो बराबर 2646 होगा। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू कितना हो गया? x³ इक्वल टू 27 हो गया। तो यक्स बराबर हो गया 3 हो गया। तो x इक्वल टू जब 3 हो गया तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 गुणते 3 बराबर 15 और यन इक्वल टू यन बराबर 3 गुणते x हो गया। तो 3 लिखे हो गए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 9 आएगा। बी आंसर सही है इसका, 15 और 9 आएगा। ठीक है, इनका यम इनका मान जो है। अगला है a² b² a³ माइनस b³ प्लस a² b माइनस b² माइनस b³ का लॉसव कितना होगा? लॉस ऑफ पॉ कितना होगा? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। पहला a² प्लस b² है, सेकेंड है a³ माइनस b³ है। तो a³ माइनस b³ को लिख सकते हैं हम a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, a³ प्लस a² b माइनस b ab² माइनस b³ को क्या लिख सकते हैं? तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। a³ माइनस b³ प्लस a² b माइनस ab², इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस b कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कॉमन? तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab प्लस ab माइनस ab। ठीक है, इतना हो जाएगा। तीसरे वाला का निकाल लें, 2 का तो निकल गया है, इतना हो गया। फिर इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन इसका आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला था इसमें a² b², दूसरा है a³ माइनस b³। तो a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab है सेकेंड वाला। तीसरा हो गया a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको हम सिंपल वो करेंगे तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। a² प्लस b² a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² 2ab। ठीक है, तो बी आंसर इससे सही होगा। इसका जो लॉसा होगा पूरा होगा। तो पहला हो गया a² माइनस b² a² प्लस b² पहला हो ही गया। दूसरा है ये वाला, ये जो दूसरा क्या लिखे हैं हम? ये लिखे हैं जो दूसरा लिखे है ना, a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। दूसरा ये हो जाएगा। तो a² प्लस b² इंटू इतना हो गया। ठीक है, तो a² प्लस b² इंटू इतना, फिर इतना लिख दीजिए। तो इसका बी आंसर सही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा बी वाला, देख लीजिएगा इसे सॉल्व करके। 100वां है, एक आयताकार फार्म हाउस का क्षेत्रफल इतना है 819 वर्ग मीटर है। फार्म हाउस की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 13.7 है। यदि एक बाड़ लगाने के लिए 11 रुपये प्रति मीटर है तो फार्म हाउस की बाड़ की लागत कितनी होगी? तो बताना है। तो फार्म हाउस का लेंथ कितना हो जाएगा? 13x इंटू 7x। ठीक है, निकाल लिए। तो एरिया कितना होगा इसका? तो 13x इंटू 7x, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 91 x²। तो ये कितने के बराबर है? तो 819 के बराबर है।
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 819/91 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो लेंथ कितना आ गई, तो 13 × 3 बराबर 39 और 21। ठीक है, तो इस लेंथ हो गई, L हो गया 39 और विड्थ हो गई, गहराई हो गई, चौड़ाई जो हो गई इसकी 21 हो गई, चौड़ाई 21 हो गई। ठीक है, तो इसका जो फार्म हाउस है उसकी बाउंड्री के लिए हमको पैरामीटर देखना होगा। तो रेक्टेंगल शेप का जो फार्म हाउस है उसका पैरामीटर कितना होता है, 2 × L+B होता है। ठीक है, लंबाई × चौड़ाई, तो 2 × 39 + 21 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ कर लेते हैं। तो 2 × 60 बराबर 120 मीटर हो गया। ठीक है, 120 मीटर आ गया हमारा, निकल गया। तो कितना रुपया है, 11 रुपये मीटर है। तो 120 × 11, तो 12 × 11 होगा 1320। तो 1320 रुपये लगेगा इसका, डी आंसर से 1320 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इसका अगला है, अच्छा 100 क्वेश्चन ही होता है इसमें। ठीक है, तो 100 हमारे ख़त्म हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इस तरह से क्वेश्चन ही आते हैं, आसान आसान, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।